नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और कहना चाहिए चौंकाने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे पास इस हादसे की शुरुआती जांच से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, अब तक क्या पता चला है और इस घटना के पीछे सवाल क्या क्या हैं। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली घटना है। बिल्कुल। और जो शुरुआती जानकारी सामने आई है ना, वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर एक ऐसे विमान के बारे में जो अपनी सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता था। तो चलिए इन स्रोतों में जो जानकारी है उसकी गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। सबसे पहले घटना का ब्यौरा। जैसा मैंने बताया, 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 778 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था शुरू में। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ जैसा। बिल्कुल। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड के अंदर, शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा, विमान सीधे नीचे आया और अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया। सोचकर ही अजीब लगता है कि टेक ऑफ के ठीक बाद ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ये बेहद असामान्य है, बहुत ही अजीब। और जैसा आपने कहा, बोइंग 778 ड्रीमलाइनर। देखिए, ये विमान तब तक एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी भरोसेमंद माना जाता था। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस इसे इस्तेमाल करती हैं। हाँ, सही। तो इस विमान का इस तरह से क्रैश होना, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था एविएशन जगत के लिए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक पहेली की तरह सामने आया। अब बात करते हैं उस भयानक नुकसान की जो इस हादसे में हुआ, हताहतों की। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उनके मुताबिक विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। और जो सबसे दिल तोड़ने वाली बात है वो ये है कि इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया, सिर्फ एक। इसे चमत्कार कहें या त्रासदी की भयावहता, लेकिन आंकड़ा बहुत डरावना है। एक अकेला जीवित बचना, हाँ, ये वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ये उस भारी मानवीय क्षति को तो कम नहीं करता ना। 241 जानें विमान के अंदर ही चली गईं। और क्योंकि विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा था, इसका असर जमीन पर भी बहुत भयानक हुआ। हाँ, जमीन पर जो हुआ वो भी कम दर्दनाक नहीं था। हॉस्टल की इमारत थी, आसपास के घर थे, उनको भारी नुकसान पहुंचा। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार जमीन पर कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। जी। तो कुल मिला के देखें तो मौत का आंकड़ा करीब 260 तक पहुंच गया। 241 विमान में और 19 जमीन पर। और ये आंकड़े भी शायद अंतिम ना हो, क्योंकि ऐसे हादसों के बाद पूरी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगता है। किसी घनी आबादी वाले इलाके में विमान का गिरना हमेशा एक दोहरी त्रासदी होती है। इसका असर सिर्फ यात्रियों और क्रू तक सीमित नहीं रहता, उन लोगों पर भी पड़ता है जो उस वक्त बस अपने घरों में थे या अपने काम पर। उनकी जिंदगियां भी एक झटके में बदल गईं। तो जमीन पर नुकसान का सही आकलन और हताहतों की पुष्टि में भी काफी समय लगता है। बिल्कुल। अब आते हैं जांच वाले हिस्से पर। भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये एजेंसी है जो भारत में ऐसे हादसों की जांच करती है। इन्होंने बहुत तेजी से काम किया। दुर्घटना के सिर्फ 28 घंटों के अंदर ही विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो ढूंढ निकाला गया। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि हादसे से ठीक पहले कॉकपिट में क्या चल रहा था, क्या बातें हो रही थीं। जी। और विमान के सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे। जी। और इन ब्लैक बॉक्सेस से जो शुरुआती जानकारी मिली, उसने सबको चौंका गया। पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ थ्रस्ट खो दिया। दोनों इंजनों की पावर पूरी तरह से चली गई। ये बात कुछ हजम नहीं होती आसानी से। नहीं होती। एक आधुनिक जेट विमान के दोनों इंजन एक साथ, वो भी टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, हाँ, कैसे बंद हो सकते हैं? यही इस केस का सबसे रहस्यमय पहलू है। आमतौर पर विमानों में 2 इंजन इसीलिए होते हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा विमान को सुरक्षित रखने के लिए काफी हो। इसे रिडंडेंसी कहते हैं, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, खासकर बिना किसी बाहरी कारण के, जैसे कि कोई पक्षी टकरा गया हो या मौसम बहुत खराब हो,
ये अत्यंत दुर्लभ है और बहुत चिंताजनक भी। तो शुरुआती रिपोर्ट में इसका कारण क्या बताया गया? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। शुरुआती तकनीकी विश्लेषण ने इशारा किया कि कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच वो किसी तरह रन स्थिति से कट ऑफ स्थिति में चले गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये क्या होते हैं? हाँ, इसे आसान भाषा में समझे तो ये वो स्विच है जिनसे पायलट इंजनों को फ्यूल की सप्लाई चालू या बंद करते हैं। रन मतलब इंजन चल रहा है, उसे फ्यूल मिल रहा है। कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद, इंजन बंद। अच्छा। तो इन स्विच का टेक ऑफ के वक्त कट ऑफ पर जाना ये बहुत ही अजीब है। ऐसा या तो जानबूझकर किया जाता है इंजन बंद करने के लिए, या फिर किसी गंभीर तकनीकी खराबी या मानवीय भूल से ही हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये स्विच गलती से हिल गए पायलट से, या कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई जिसने इन्हें खुद ही बंद कर दिया? सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआती रिपोर्ट सिर्फ ये बता रही है कि स्विच कट ऑफ स्थिति में पाए गए। क्यों पाए गए ये अभी पता लगाना बाकी है। जांच एजेंसी AIB ने और सरकार ने भी ये भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के मानकों के हिसाब से होगी। ICAO? हाँ जी, ICAO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो हवाई सुरक्षा के मानक तय करती है। तो उसके नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि जांच की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ शुरुआती फाइंडिंग है। अंतिम रिपोर्ट आने में महीनों या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। यह हादसा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसे भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में गिना जा रहा है। न सिर्फ इसलिए कि इसमें इतने लोगों की जान गई, बल्कि इसलिए भी कि इसके पीछे का कारण, मतलब दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना, ये इतना रहस्यमय है। बिल्कुल। इसने सीधे तौर पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये विमान अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था। तो इस एक घटना ने विमान के डिजाइन, उसके अंदर के जटिल सिस्टम्स, पायलट और मशीन के बीच तालमेल यानी ह्यूमन फैक्टर्स और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर निगरानी रखने वाली संस्थाएं यानी रेगुलेटरी ओवरसाइट, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने ह्यूमन फैक्टर्स और रेगुलेटरी ओवरसाइट का जिक्र किया। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकती हैं कि इस मामले में इनका क्या मतलब है? जरूर। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब है उन सभी चीजों का अध्ययन करना जो इंसान और तकनीक के बीच के इंटरैक्शन को प्रभावित करती हैं। एविएशन में इसका मतलब है जैसे कॉकपिट का डिजाइन कैसा है, कंट्रोल्स इस्तेमाल करने में कितने आसान या मुश्किल हैं, पायलट पर काम का बोझ कितना है, उसे थकान या तनाव तो नहीं है, ट्रेनिंग कैसी मिली है, प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ। अच्छा। तो इस केस में ह्यूमन फैक्टर्स का एंगल ये हो सकता है कि क्या किसी पायलट ने गलती से वो स्विच ऑपरेट कर दिया, या क्या कॉकपिट के डिजाइन में ही कोई ऐसी खामी है जिससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब जांच का विषय है। समझ गया। और रेगुलेटरी ओवरसाइट? रेगुलेटरी ओवरसाइट का मतलब है सरकारी एजेंसियों का काम। जैसे भारत में DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनका काम है नियम बनाना, एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स का ऑडिट करना, पायलटों के लाइसेंस जारी करना और ये सुनिश्चित करना कि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हो रहा है। तो इस हादसे के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एयर इंडिया की प्रक्रियाओं की निगरानी ठीक से हो रही थी? क्या 787 के ऑपरेशन से जुड़े नियमों में कोई कमी थी? क्या नियामक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही थी? ये सब रेगुलेटरी ओवरसाइट के दायरे में आता है। समझ गया। तो मतलब सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, आखिर वो फ्यूल स्विच कट ऑफ स्थिति में गए कैसे? क्या ये कोई छिपी हुई तकनीकी खराबी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? क्या ये पायलट या को पायलट की कोई अनजाने में हुई भूल थी, शायद किसी तनाव के पल में? या फिर, और ये सोचने में भी डर लगता है, क्या ये किसी ने जानबूझकर किया था? जांच एजेंसी को इन सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे, क्या कॉकपिट क्रू को इंजन बंद होने से पहले कोई चेतावनी मिली थी? कोई अलार्म? आजकल के विमानों में हर छोटी बड़ी गड़बड़ी के लिए अलर्ट सिस्टम होते हैं। क्या कोई अलार्म बजा था? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर हाँ, तो क्या क्रू के पास उस पर प्रतिक्रिया करने का या विमान को संभालने की कोशिश करने का वक्त था? देखिए, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान बहुत कम ऊंचाई पर होता है। ऐसे में प्रतिक्रिया का समय लगभग न के बराबर मिलता है। सही बात है। क्या उस वक्त के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ पता चलता है
कि क्रू क्या बात कर रहा था, उनकी स्थिति क्या थी? हाँ, ये सब बातें अंतिम रिपोर्ट में ही साफ हो पाएंगी। तो AAIB की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, जिसमें शायद इन पहेलियों के जवाब मिले। और ये रिपोर्ट सिर्फ जवाब ही नहीं देगी, बल्कि इससे ये सवाल भी उठेगा कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं? क्या विमान के सिस्टम में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? पायलट ट्रेनिंग में कुछ जोड़ने की ज़रूरत है? क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बदलने होंगे? ये सब सवाल जांच के नतीजों पर निर्भर करेंगे। और जैसा हमने पहले कहा, ज़मीन पर हुए नुकसान का पूरा आकलन भी अभी चल रहा है। इस हादसे के असर की बात करें तो वो भी बहुत गहरे